सही साहब, CNN ये दावा कर रहा है कि सदर ट्रंप और उनकी टीम के मुताबिक हम डील पर अमेरिका ईरान में इत्तफाक हो चुका है, लेकिन ईरान इस बात पर भी इनकारी है। ऐसा क्यों है कि ईरान हर डील के मामले पर इनकार उसकी तरफ से सामने आता है? आयशा, इसकी वजह समझना बहुत आसान है। वो ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान डील उन शराइत के ऊपर करे कि जो अमेरिका और इजराइल की तरफ से फॉरवर्ड की जाती है। सो ईरान डेफिनेटली उन शराइत के ऊपर डील करने को कभी भी तैयार नहीं होगा। जो ईरान के फ्रीज असासे हैं, उनके हवाले से जो ईरान के तहफुजात थे वो दूर किए जा चुके, इसलिए अब इस तरह के बयानात भी सामने आ रहे हैं। आयशा, देखें, मेरे ख्याल में अमेरिका को कुछ ना कुछ ईरान को देना पड़ेगा इवन लेटर ऑफ इंटेंट के ऊपर एग्री करने के लिए। ठीक है ना। अगर वो चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए और वो कोई टोल टैक्स ना लें, तो फिर उनको कोई ना कोई एक ऐसा जरिया ईरान को देना पड़ेगा जिसकी वजह से वो पैसे कमा के अपने मुल्क को रीबिल्ड कर सके। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो सिर्फ दो ही तरीकों से हो सकता है। एक तो उनकी ट्रेड जो है ऑयल और गैस की, उसके ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हट जाएं, या दूसरा यह है कि जो उनके असासे फ्रोजन हैं उनमें से कुछ हिस्सा उनको दे दिया जाए। तो मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें हो जाएंगी। ईरान के ऊपर से ट्रेड सैंक्शंस भी हट जाएंगी काफी हद तक, ताकि वो इस इलाके में आराम से अपनी तिजारत कर सके। और दूसरा ये है कि जो पैसा पहले साउथ कोरिया में पड़ा हुआ था और इस वक्त कतर के पास है, तकरीबन 11 to 12 बिलियन डॉलर्स, वो जो है क्या कहते हैं, इन स्टेजेस, नॉट एकदम बट इन स्टेजेस ईरान को रिलीज कर दिया जाए ताकि ईरान अपनी रीबिल्डिंग कर सके। तो अब्नाए हुर्मस के हवाले से आपका क्या ख्याल है? क्या वो पहले वाली पोजीशन पर ही उसकी जो हैसियत है वो बहाल होगी, या उसमें अब चेंजेस आएंगे? क्योंकि उस पर ईरान का भी कंट्रोल है, अमेरिका ने भी रास्ते बंद किए हुए हैं, तो क्या अब दोबारा पहले वाली पोजीशन पर वो आएगा? देखिए, एक चीज तो पूरी दुनिया को अंदाजा हो गया और सबसे ज्यादा ईरान को अंदाजा हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक न्यूक्लियर बॉम्ब से बड़ा बॉम्ब है ईरान के हाथ। ईरान जब चाहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, क्योंकि बहुत छोटी सी स्ट्रेट है, कोई 23 किलोमीटर चौड़ी है, उसको बंद करना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं। लेकिन अगर उसको जो उसके पैसे या असेट्स फ्रीज हुए हैं वो मिल जाते हैं, तो इन द शॉर्ट टर्म अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देता है विदाउट टोल टैक्स भी, तो मेरा ख्याल उसका फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। देखिए, पूरी दुनिया को जो है ना इस चीज का अंदाजा है आयशा साहिबा कि क्या कहते हैं कि ये आप पीस डील कर लें, कुछ कर लें, जब तक इस इलाके में एक क्या कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर नहीं होगा, इस इलाके में पीस कभी नहीं आएगा। इस इलाके में ये सारी हम जो पिछले 30-40 साल से अनसर्टेनिटी और जंग की स्टेट देख रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इजराइल को अननेचुरली स्ट्रॉन्ग होने की इजाजत दी गई है। उसने सारे इंटरनेशनल लॉस को फ्लाउट किया है और दुनिया ने और खासतौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड ने उसको दूसरी तरफ देखा है, और मुस्लिम कंट्रीज को जानबूझ के वीक रखा गया है, बोथ मेंटली एंड मिलिटरीली। सो मेरे ख्याल में जब तक एक नया पैराडाइम इस इलाके में नहीं बनेगा, जो कि बनता हुआ नजर आ रहा है, इस इलाके में पीस और ट्रैंक्विलिटी नहीं आएगी। और ईरान ये बात जानता है और वो अपने आप को उस अगली जंग के लिए तैयार करना चाहेगा, जो जल्द या देर जरूर आएगी अगर इजराइल को काबू में ना किया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके ख्याल में सईद साहब, अब इस जंग में अगर अमेरिका ईरान ये डील हो जाती है, तो उसके बाद ईरान की जो फौजी ताकत है वो कहां पर स्टैंड करेगी? खासतौर पर मिडल ईस्ट में ईरान को किस जगह पर देखा जाएगा? ईरान विल इमर्ज एज अ मिडिल पावर इन दिस रीजन। ठीक है ना। यानी कि ईरान ने ये शो कर दिया है कि ईरान वो वाहिद कंट्री मिडिल ईस्ट या गल्फ स्टेट्स के साथ है कि जिसके अंदर इतनी ताकत है कि वो अमेरिका और इजराइल की कंबाइंड मिलिट्री ताकत के आगे खड़ा होने की हिम्मत रखता है, और वो जो डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं उस डिस्ट्रक्शन को बर्दाश्त करने की भी ताकत एज अ सोसाइटी, एज अ सिविलाइजेशन रखता है। क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस जंग में बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटली और फिजिकली प्रूव किया है। जब भी ये जंग खत्म होगी, ईरान जो है ना एक मिडिल पावर के तौर पे उभरेगा
और जो गल्फ कंट्रीज हैं, आप देखेंगी आयशा साहिबा, कि गल्फ कंट्रीज और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और खासतौर पे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो ईरान के साथ ताल्लुकात को अच्छा रखना चाहेंगी, ताकि इस इलाके के अंदर एक पीसफुल एटमॉस्फेयर हो, ताकि जिसके अंदर सारे ममालिक, जिन ममालिक के इसराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, उनका इसराइल और ईरान के दरमियान बैलेंस करना फिर मुश्किल नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल। द अब्राहम अकॉर्ड इज डेड नाउ मेरे नजदीक, क्योंकि देखिए अरब कंट्रीज को और खासतौर पे गल्फ कंट्रीज में अब 3 ही कंट्रीज रह गई हैं, यूएई, कुवैत और बहरीन, ठीक है ना, कि जो कि क्या कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड को सपोर्ट कर रही हैं। जी जी बिल्कुल। सो मेरे ख्याल में इन सब कंट्रीज को अंदाजा हो गया है कि इजराइल जो है उसके प्लान्स डिफरेंट हैं, उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने का हरगिज मतलब नहीं है कि वो आपको सपोर्ट करेगा और आपकी बाउंड्रीज को चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा अगर उसको ग्रेटर इजराइल प्लान की एग्जीक्यूशन का मौका मिला। सो देखिए, जितना हम जनरली बात करते हैं लेमैन टर्म में कि पावर टॉक्स टू पावर, ठीक है ना। सो अगर हमने इजराइल को काबू में, उनको अंदाजा हो गया है कि अगर हमने इजराइल को काबू में रखना है तो हमें अपने दरमियान इत्तेहाद पैदा करके इतनी ताकतवर फोर्स बनानी पड़ेगी जो इजराइल को डरा सके, और फिर ही इस इलाके में बैलेंस ऑफ पावर आएगा। इस इलाके में ये सारी आप जो आयशा साहिबा देख रही है ना, ये अनसर्टेनिटी और ये जो सारी जंगें आप देख रही हैं, ये है ही इस वजह से क्योंकि इजराइल को वेस्टर्न कंट्रीज ने और वेस्टर्न पावर्स ने अननेसेसरीली इंटरनेशनल लॉ फ्लाउट करने की इजाजत दी। वो न्यूक्लियर पावर भी बन गया, वो अपनी मर्जी से जब जी चाहता है, जिस मुल्क के अंदर चाहता है अटैक करता है, और वेस्टर्न कंट्रीज कोई एक्शन नहीं लेती, बल्कि इवन अगर आईसीजे या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन भी पास करते हैं तो क्या कहते हैं, अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज उसको प्रोटेक्शन देती हैं। अच्छा, so this has proved out to be a very big failure. ईरान का जो बेसिक मुतालबा था कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका अपनी फौजों को हटाए, इस अम डील के बाद अमेरिका की पोजीशन क्या होगी? क्योंकि अगर तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के अमेरिका में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में अपने फौजियों को रखने में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, तो क्या अमेरिका इस मुतालबे को मानेगा या इसका कोई दरमियाना हल निकाला जाएगा? मेरे ख्याल आप सही फरमा रही हैं, इट विल बी अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर एवरीबडी और फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, और अमेरिका इतने आराम से गल्फ को और मिडिल ईस्ट को अपने हाथ से जाने नहीं देगा, क्योंकि यही तो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड था और यही उसका वेस्टर्न स्फीयर था जहां से वो चाइना और रशिया को कंट्रोल करना चाहता था। बिल्कुल ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में जो है ना, द गल्फ कंट्रीज विल फाइंड अ मिडिल ग्राउंड। वो अमेरिका के साथ भी अपने अलायंस को बरकरार रखेंगी, क्योंकि उनका ज्यादातर पैसा अमेरिका के पास पड़ा हुआ है और उनका ज्यादातर मिलिट्री आर्सेनल भी जो है ना वो वेस्टर्न ओरिएंटेड है। सो वो वेस्टर्न पावर्स के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक जो है ना मुस्लिम कंट्रीज और स्पेशली गल्फ कंट्रीज का एक अकट होगा, जिसके तहत वो अपने आप को एक, जिसको कहते हैं ना कि एक लोकल नेटो बनाने की कोशिश करेंगे, और वो अपने आप को इस तरह का डिफेंस पैराडाइम होगा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और पाकिस्तान को मिला के, कि जिस तरह कि अगर इजराइल ने दोबारा किसी मुस्लिम कंट्री पर अटैक किया तो सारी कंट्रीज जो हैं वो मिलके उसको फेस करेंगी। मेरे ख्याल में जब तक ये नहीं होगा, इजराइल को काबू में नहीं किया जा सकता। लेकिन सईद साहब, मिडिल ईस्ट की दो बड़ी, अगर आयशा साहब अगर एक सेंटेंस मुझे बोलने की इजाजत दे दीजिए। जरूर। देखिए, इस जंग ने एक चीज बहुत वाजे की है सबके ऊपर, जब भी लेसन ड्राइंग होगी ना, वो ये होगी कि जब इजराइल जो है उसके ऊपर बमबारी होना शुरू हो गई तो इजराइल भी पीछे हट गया और अमेरिका भी बीच में आके सालिस बन गया या उसकी जंग को रोकने की कोशिश की। सो आगे भी अगर आप इस इलाके में जंग नहीं चाहते तो आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप इजराइल के ऊपर बमबारी कर सकें।